सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और हमने इससे पूर्व का जो वीडियो था फ्रांसीसी क्रांति का क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1, उसके जो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से क्रांति हुई थी, कौन कौन से ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण से वहाँ के लोगों ने क्रांति की थी। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें उसमें हमने देख ली थी और आज हम उससे जो आगे का पार्ट है कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, यहाँ से हम इस वीडियो का इस फ्रांसीसी क्रांति का जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 आज हम प्रारंभ करते हैं। तो जो पिछला वीडियो था उसमें आपने देख लिया था या पढ़ लिया था कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। अब आप ये मत सोचिए कि उस समय राजा की जब इच्छा होती थी तब वह कर बढ़ा सकता था, ऐसी बात नहीं थी। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कोई भी कर या टैक्स नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेस्ट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट, जो हमने पहले पादरी वर्ग और जो मजदूर वर्ग था, इसका हमने जो तीनों एस्टेट्स थे इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो वो जो तीनों एस्टेट थे उसमें राजनीतिक संस्था जो थी एस्टेट्स जनरल वहाँ अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट के पास यहाँ पर ये एक विशेष अधिकार होता था कि वह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। और इसकी जो अंतिम बैठक थी इससे पहले की वो 1614 में बुलाई गई थी और 1614 के बाद में सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। यानी 175 वर्ष के बाद में, पौने 200 वर्षों के बाद में इस राजनीतिक संस्था की बैठक बुलाई गई थी। तो कितने सालों के बाद बैठक हुई, इससे अपने पता लगता है कि ये संस्था एकदम प्रभावहीन थी और केवल एक ये नाम मात्र की संस्था थी। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए उसने बैठक बुलाई थी। अब जो उसने बैठक बुलाई उसकी डेट आप ध्यान कर लीजिए, 5 मई 1789। अब जब प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई और उनसे स्वीकृति लेनी थी तो उसके लिए उनकी मेज़बानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे, जो आमने सामने कतार में बिठाए गए एक दूसरे के सामने पंक्तियों में। और तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि थे, उनको पीछे खड़ा किया गया। और तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसान, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की एक सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। यानी जिस प्रकार से आज के समय में हमारी जो संसद है उसमें जो उसके मेंबर हैं, ठीक उसी प्रकार की उन्होंने व्यवस्था बना रखी थी, लेकिन वो उस राजा के ही हाथ में था बैठक कब बुलाए, इसलिए वो उस समय प्रभावहीन थी। तो जो एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। तो इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए और तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। और 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर स्टेडियम में इकट्ठे हुए
और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ये देखिए आप, उन्होंने 20 जून 1789 को स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उसका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार उसने भाषण दिया था। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है इस शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी पैम्पलेट उसने बनाया था। अभी मिराबियो और आबे सीए इन दोनों ने उस समय जो तीसरा एस्टेट था उसको इकट्ठा करके अलग से उन्होंने विरोध जताने के लिए एक अलग उन्होंने काम किया था। और इसके बाद में ये देखिए, ये इस प्रकार से ये तीसरे एस्टेट के जो 600 प्रतिनिधि थे उन्होंने ये टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होकर उन्होंने शपथ ली। और इस प्रकार से ये मिराबियो और ये जो उनके लीडर थे उस समय वो पूरी भीड़ को भाषण दे रहे हैं, पूरी भीड़ को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको थोड़ा इस संघर्ष के लिए उनको मजबूत बना रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1774 की जो तिथि महत्वपूर्ण है क्योंकि लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है, सरकारी खजाना उसको खाली मिलता है, प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 एस्टेट्स जनरल का आह्वान, तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है, बास्तिल पर हमला करता है और देहात में जो किसान है वो विद्रोह कर देते हैं। 1991 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है 1991 में। 1992-93 में फ्रांस एक गणराज्य बनता है, सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है और इस प्रकार जैकोबिन गणराज्य का पतन हो जाता है और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन हो जाता है। 1804 ये देखिए आप, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है और 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार होती है। ये कुछ मुख्य उसमें दिनांक थी, कुछ तारीखें थी, आपको ध्यान दिलाने के लिए उसको बीच में बोला गया है। और जब उस तीसरे एस्टेट्स ने उस टेनिस कोर्ट में उन्होंने शपथ ली और कहा कि जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाएगा तब तक हम हमारी असेंबली को भंग नहीं करेंगे। तो जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद भी गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तानाबूद यानी उसको ध्वंस कर दिया, तोड़ फोड़ करके पूरा नष्ट कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किले उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए, बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाके शरण ली थी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। मान्यता क्यों दे दी? क्योंकि उसको पता लग गया कि प्रजा ने बहुत भयंकर विद्रोह कर दिया और अगर अब इस समय इनको शांत नहीं किया गया तो उसकी पूरी सत्ता खत्म हो जाएगी। अब उसने संविधान को, नेशनल असेंबली को मान्यता दी और यह मान लिया कि उसकी सत्ता पर संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया और पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर जो टाइथ नाम से लगाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया।
नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, पूरा कर लिया उसको, और इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें विभाजित करके हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की एक नींव पड़ी। अब आगे देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसका काम था। न्यायपालिका, फिर कार्यपालिका, सम्राट और मंत्री, विधायिका और निर्वाचक, जो 50,000 पुरुष, उनके ऊपर एक निर्वाचक, फिर सक्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त लोग 2,80,00,000 उनकी संख्या। इसमें टोटल जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग सक्रिय नागरिक थे। निष्क्रिय नागरिक, जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं था, लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस प्रकार लगभग 40 लाख लोगों को मताधिकार प्राप्त था, और ये 40 लाख लोग 50,000 जिसमें ये पुरुष थे, वो वोट देकर 745 सदस्यों का चुनाव करते थे, और वो 745 सदस्यों की एक नेशनल असेंबली बनती थी। वो नेशनल असेंबली सम्राट पर और मंत्री, उन पे वो नियंत्रण करती थी। सन 1791 में के संविधान ने कानून बनाने का जो अधिकार था वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार का दर्जा दिया गया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुके थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। इसके बाद में हम देखते हैं कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय यानी प्राकृतिक और जिसको कोई छीन नहीं सकता अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, जन्म के साथ ही प्राप्त थे, और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के ये जो नैसर्गिक अधिकार है उसकी रक्षा करे। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ये क्या था? ये घोषणा पत्र था नंबर 1, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। दूसरा, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तीसरा, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो, और स्वतंत्रता का से ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। यानी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे किसी और का नुकसान हो। अगर किसी और का नुकसान हो रहा है तो वो स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है, और कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता और न ही गिरफ्तार किया जा सकता, न ही उसको नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। और सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है, बहुत ज़रूरी है, और सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। और चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इसे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं हम इसमें पाठ में कुछ राजनीतिक प्रतीकों के आए हुए हैं, उनके क्या उस समय अर्थ थे। थोड़ा सा इसको हम अपने शॉर्ट में इसको देखेंगे। अब देखिए, टूटी हुई जंजीर। अब दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक था। अब दूसरा देखिए आप, अकेली एक ये छड़ों का बर्छीदार गट्ठर,
अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है परंतु पूरे गट्ठर को नहीं, यानी ये जो प्रतीक था वो एकता में ही बल है इसका प्रतीक था। अब तीसरा है चित्र देखिए आप, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है और सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। और राजदंड ये शाही सत्ता का प्रतीक था। अब ये देखिए ये चित्र है, इसमें अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुए सांप, ये सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, यानी इसको यह बताया गया है कि सभी इसमें समान है, कोई बड़ा छोटा ये नहीं है। इसके बाद में है लाल फ्राइजियन टोपी, ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनने वाली टोपी है। नीला सफ़ेद लाल ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। और डैनो वाली स्त्री ये कानून का मानवीय रूप है। और विधि पट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। इसके बाद में देखिए किस प्रकार से फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। हमने अभी तक पढ़ा कि जो नेशनल असेंबली थे उसने संविधान का निर्माण कर लिया और जो राजा था लुई 16वां उसने उसको नेशनल असेंबली को स्वीकृति प्रदान कर दी। बहुत से उन्होंने सुधार किए थे, लेकिन उसके बाद में किस प्रकार से राजतंत्र भी वहाँ समाप्त हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। यानी उसने संविधान पर हस्ताक्षर करके नेशनल असेंबली के सामने यह दिखाया कि उसने संविधान को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसने प्रशा के राजा से गुप्त बातचीत की और फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी जो फ्रांस का राजा था उसने प्रशा और ऑस्ट्रिया के राजाओं के साथ मिलकर इन क्रांतिकारियों को, इन लोगों को दबाने का उन्होंने प्लान बनाया था, योजना बनाई थी। लेकिन नेशनल असेंबली को इसका अंदाज़ा हो गया था, तो उन्होंने अप्रैल 1792 में प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ही उन्होंने युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब ये प्रस्ताव पारित होते प्रांतों में हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उसमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। इसके आगे का जो पार्ट आएगा उसमें उसके बारे में और जानकारी होगी। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें शामिल कौन थे? छोटे दुकानदार और कारीगर। जैसे कारीगर कौन? जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज सफाई का काम करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पेयर था और जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए ये किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का भी उनका एक तरीका था। अब एक नया शब्द आया इसमें, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। अब आगे देखिए, इसलिए जो जैकोबिन थे उनको सौ कुलात के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, यानी सौ कुलात का अर्थ बिना घुटने वाले।
शोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला। खुद राजा को कई घंटों तक उन्होंने बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उसकी संपत्ति हो या नहीं हो, सबको मतदान का अधिकार दिया गया और जो नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है और यह वंशानुगत राजशाही नहीं होती। और जिस प्रकार से भारत गणतंत्र है और बहुत सी गणतंत्र है, इसके बारे में आप सब परिचित है। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और जल्द ही रानी जो मैरी एंटोइनेट था उसका भी वही परिणाम हुआ, उसको भी फांसी दे दी गई। अब ये होने के बाद में सन 1793 से 1794 तक का जो काल था, एक वर्ष का, उसको आतंक का राज कहा गया। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय ने उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर, एक देखिए शब्द आया है गिलोटिन, न्यायालय दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन उस समय एक यंत्र बनाया गया था जिसमें सर जिसका काटना होता था, सर कलम करने का मतलब सर काटना, तो उसका सर उस यंत्र पे रख के ऊपर से एक भारी, एक धारदार, एक लोहे का पतरा होता था, वो ऊपर से नीचे गिरता और उस व्यक्ति का सिर काट दिया जाता था। तो ये गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकती आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। अब रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। अब देखिए समता रोटी। बोलचाल और संशोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर या मदाम यानी महाशय और महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोयन यानी नागरिक एवं सितोयन नागरिका, पुरुषों के लिए सितोयन और महिलाओं के लिए सितोइन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, परेशान हो गए। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा के उसका सिर कलम कर दिया गया। अब देखिए आप, ये एक फ्रांसीसी जनता का एक उत्सव का चित्र है कि उन्होंने किस प्रकार से जो फ्रांस का गौरवमय इतिहास था उसको संप्रेषित करने के लिए और प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का उन्होंने इस्तेमाल अपनी भव्यता को दिखाने के लिए उन्होंने किया था। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में आप देखिए डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब जैकोबिन सरकार का जैसे ही पतन हुआ तो उसके बाद में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब फिर से परिवर्तन हुआ है, जिसके पास संपत्ति नहीं थी उसको मताधिकार से हटा दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसको कहा गया डायरेक्टरी, को नियुक्त किया गया। इस
प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों में होता। तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार से डायरेक्टरी का जब कामकाज फैल हो गया था, उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श रहे। यानी जो फ्रांस का जो पूरा का पूरा जो आंदोलन था उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन उनके प्रेरक आदर्श वाक्य थे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी उन्होंने प्रेरित किया था। अब इसमें देखिए भी ये जो क्रांति हुई वो क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी क्या? अब इस चित्र में वर्साई की ओर कूच करती हुई पेरिस की औरतें दिखाई गई है और ये 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। और उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साई जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। अब महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतनी अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। महिलाएं जो अधिकांश थी उनके पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम मिलती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब बनाने शुरू कर दिए, अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए थे। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उसकी प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, यानी शादियों का रजिस्ट्रेशन होने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया, यानी एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं खड़ी है। तो एक ये पंक्ति बनी हुई है और ये बेकरी की दुकान आपको इसमें दिखाई दे रही है। दास प्रथा का उन्मूलन। तो जो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के एक क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जो उनके कैरिबियाई उपनिवेश थे, मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो, तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने वाले और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था। बागानों में श्रम की कमी, इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया, यानी काम करने के लिए दासों का व्यापार किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और फ्रांसीसी सौदागर
बोर्दे या नांते बंदरगाह से अफ्रीका के तट पर जहाज़ ले जाते, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे, यानी व्यक्तियों को, मनुष्यों की खरीदारी होती थी। दासों को दाग कर एक गर्म लोहे से उस पर निशान लगाया जाता और हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक जो महासागर के पास कैरिबियाई देशों पर 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में उसको ठूंस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध बन गए थे। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया था। अब देख, इसमें शब्द आया निग्रो। तो अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले जो स्थानीय लोग थे उनको निग्रो कहा गया। यह एक अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आगे का जो बिंदु आता है इसमें क्रांति और रोजाना की जिंदगी, यानी फ्रांस में एक उथल पुथल का दौर चल रहा है, परिवर्तन का दौर भी चल रहा है। तो क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? यानी राजनीति लोगों का पहनावा, बोलचाल और पढ़ी गई जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1779 के बाद से फ्रांस में वर्षों तक वहाँ के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास तो किया कानून के द्वारा, लेकिन बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां, किताब, अखबार, नाटक, इन सबको राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चे, पुस्तक और छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत तथा उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उसे जुड़ने का यह एक लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। अब देखिए, इसमें इस प्रकार से जो पूरे फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन हुआ और पूरे की पूरे जो ये क्रांति थी उसका सारांश क्या हुआ। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ये वहाँ जो कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार की अस्थिरता रही, उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए, उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर समझने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय के बाद सामने आया।
तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। अब देखिए, राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में वो जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। ये सुशोभन सरकार नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसां 1946, वहाँ से ये जो उनका उदाहरण है वो उस समय लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि इस पाठ में किस प्रकार से नेपोलियन में जो फ्रांस में क्रांति की परिस्थितियाँ बनी, कौन कौन से उसके लिए उत्तरदायी कारण थे, फिर क्रांति हुई, उसके बाद में क्या परिवर्तन हुए और उसके बाद में किस प्रकार से जो वहाँ पर अस्थिरता रही उस अस्थिरता का लाभ नेपोलियन ने उठाया और नेपोलियन ने पूरे यूरोप में लगभग काफ़ी बड़े हिस्से पे उसने अपना कब्जा कर लिया और 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और उसके बाद में फ्रांस में एक नए युग की शुरुआत हुई।